नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में बात करेंगे। अयोध्या का संपूर्ण इतिहास जानने का हम प्रयास करेंगे। 1528 से लेकर 2020 तक लगभग 500 वर्ष का इतिहास हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ये हम कि सबसे पहले यहाँ पे मंदिर होता था, जिसको तोड़कर 1528 में बाबर ने यहाँ पे मस्जिद बनवा दी गई और 1992 में इस मस्जिद का विध्वंस किया गया और अब 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर राम मंदिर के शिलान्यास की प्रक्रिया होने वाली है, तो जिसके बारे में आज हम संपूर्ण पढ़ेंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी भी धर्म को क्षति पहुंचाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में मैं जितने भी साक्ष्य या तथ्य रख रहा हूँ वो किसी अदर चैनल के माध्यम से या हिंदी न्यूज़ के माध्यम से या आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो डिटेल हैं उनके माध्यम से मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में। हिंदू मान्यता व रामचरितमानस या रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ? अयोध्या में हुआ। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के तट के ऊपर है। मध्यकालीन भारत में यहाँ पे एक श्री राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसको आगे चल के 1528 में बाबर के द्वारा तुड़वा दिया गया और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। उससे पहले हम देखेंगे, ये जानने से पहले हम देखेंगे कि अयोध्या है कहाँ पर, इसकी पोजीशन, लोकेशन कहाँ पर है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि सरयू नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। अयोध्या फैजाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ लोगों का मत होता है कि अयोध्या और फैजाबाद एक ही शहर है। नहीं दोस्तों, ये दो अलग अलग शहर है। अयोध्या फैजाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको फैजाबाद को, अयोध्या को किसने बसवाया था? जो फैजाबाद शहर है, इसको, फैजाबाद को अवध के सूबेदार नियुक्त किए गए एक ईरानी शहादत अली खां के द्वारा 1722 में बसाया गया था और इसको क्या किया गया? यहाँ की राजधानी बनाया गया। कहाँ की? अवध की राजधानी बनाया गया। 6 दिसंबर 2018 को इस शहर का नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? फैजाबाद। फैजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट होता था, जिला होता था, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बाबर का आगमन के बारे में पढ़ते हैं। पंद्रह सौ छब्बीस में मुगल शासक बाबर भारत आया। पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध के साथ में बाबर का भारत में आगमन हुआ। 1528 में ये अयोध्या पहुंचा और अयोध्या पहुंचने के बाद में 1528-29 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो बाद में बाबरी मस्जिद कहलाई गई। बाद में इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। 1853 में क्या होता है कि 1853 तक ये सब कुछ शांत होता है, तो विवाद की शुरुआत होती है 1853 तक। 1853 तक क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद के अंदर इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो राम चबूतरे के ऊपर, ये जो आपका राम चबूतरा है, इस पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। 1853 में दंगे होते हैं। दंगों में कुछ लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इसकी बाड़ेबंदी कर देती है, तारबंदी कर देती है। दोनों हिस्सों को अलग अलग भाग में बांट देती है और इन दोनों को अलग अलग तार फेंसिंग कर दी जाती है। 1885 में पहली बार क्या होता है, महंत रघुवर दास के द्वारा फैजाबाद कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई जाती है और जिसमें राम चबूतरे के ऊपर एक मंदिर निर्माण की आज्ञा ली जाती है, लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फैजाबाद, वो उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद में ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। दोनों धर्म आपस में यहीं पर अपने हिसाब से पूजा करते रहते हैं। मुस्लिम मस्जिद के अंदर अपनी नमाज पढ़ते हैं और राम चबूतरे के ऊपर हिंदू पक्ष अपना पूजा करते हैं। आगे चलने के बाद में आज़ाद भारत में
क्या होता है वो देखते हैं। आज़ाद भारत में क्या होता है, 23 दिसंबर 1949 को प्रातः मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति मिलती है। हिंदू पक्ष कहता है कि रामलला यहाँ पर प्रकट हुआ, रामलला राम जी के बचपन की मूर्ति, तो रामलला यहाँ पे प्रकट हुआ है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि ये मूर्ति 22 दिसंबर की रात को यहाँ पर रखी गई है। जिसके बाद इस घटना के बाद में फैजाबाद डीएम के नायर इस संपूर्ण एरिए को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लेता है और दोनों पक्ष के प्रवेश को वर्जित कर देता है, एंट्री बंद कर देता है। दोस्तों एक बार देखेंगे इसको, इस फोटो के अंदर जो आपका ये है मस्जिद का जो ये क्षेत्र है, इसके अंदर आपकी रामलला की मूर्ति प्रकट होती है, यहाँ पे रखी जाती है। जिसके बाद में क्या कहता है, फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जो डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, जो फैजाबाद के जो डीएम है, इसको सबको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर आज़ाद भारत में पहली इसके खिलाफ एक अर्जी लगाई जाती है 1950 में, जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास के द्वारा कि जो है इसके अंदर पूजा आरंभ कराई जाए। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट क्या है इसको मना कर देता है, आज्ञा नहीं देता है। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक केस और दर्ज किया और जिसमें क्या कहा कि ये जो विवादित ढांचा है इसको हमें दे दिया जाए, निर्मोही अखाड़े को इसको दे दिया जाए। निर्मोही अखाड़ा दोस्तों 1853 की जो दंगे थे या उस समय की जो विवाद थे उसमें भी शामिल था। तो दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये संपूर्ण वो भूमि क्षेत्र है जिसके ऊपर ये सारा विवाद था। इसके अंदर ये आपके यहाँ पे आपके रामलला विराजमान कर दिए गए थे या प्रकट हुए थे। ये आपका राम चबूतरा है, ये आपका सीता रसोई है। तो जिसके ऊपर विवाद था ये आपकी 2.77 एकड़ भूमि है। तो देखिएगा 1959 में हिंदू पक्ष के मांग करने के बाद में 1961 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा मांग की जाती है कि यहाँ से मूर्तियाँ हटाई जाए और इस भूमि को, इस क्षेत्र को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। और इसके बाद 20 साल 25 साल इसी तरह की घटनाएं चलती रहती है। इसके बाद में 80 का दशक प्रारंभ होता है और एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। ये घटना एक बड़ी राजनीतिक घटना परिवर्तन में बदल जाती है। 1982 में बीजेपी का गठन होता है। बीजेपी जनता दल से अलग होकर एक अपना अलग दल बना लेती है। इसके बाद में 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद बुलाता है, ठीक है। इसके बाद में 1986 में कार सेवा, 1986 के अंदर शाहबानो केस होता है। शाहबानो केस क्या है कि जो महिलाएं तलाकशुदा हैं तो उनको भत्ता जो मिलता है वो बंद कर दिया जाता है राजीव गांधी की सरकार के बाद में, सरकार के द्वारा। इसके बाद में जब हिंदू पक्ष नाराज होने लगते हैं तो फैजाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया जाता है 1986 में। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू पक्ष को मनाने के लिए, लेकिन फैजाबाद कोर्ट का आदेश था कि जो राम जन्मभूमि है या आपकी बाबरी मस्जिद है, इसके दरवाजे जो है हिंदू पक्ष के लिए खोल दिए गए। जिससे फिर क्या हुआ, आपके मुस्लिम पक्ष नाराज हो गया और मुस्लिम पक्ष ने नाराज होने के बाद में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी अपनी बनाई। इसके बाद में कार सेवा क्या है कि जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सामाजिक कार्य के लिए जो सेवा देते हैं वो कार सेवा है, वो प्रारंभ हुई। इसके बाद में वहाँ पे अयोध्या के अंदर क्या हुआ, राम जानकी रथ यात्रा आरंभ की गई, जिससे कि लोगों के अंदर इन बातों को जागरूक किया जाए, लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए या उन बातों को समझाया जाए। इसके बाद में वीएचपी के अंदर युवा संगठन बजरंग दल का उदय हुआ। तो ये 1980 का दशक था। इसमें बहुत सारी परिवर्तन आए, बहुत सारे नए संगठन बने। 1989 में अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सभी केसों को इकट्ठे कर दिया गया और एक साथ चलाए गए। नवंबर 1989 में वीएचपी ने शिलान्यास के लिए आज्ञा मांगी कि आपकी परमिशन मांगी, लेकिन
केंद्र सरकार ने पहले, जो कांग्रेस की जो सरकार होती थी राजीव गांधी की, उसने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में चुनाव को देते हुए परमिशन दे दी गई। इसमें क्या है कि जो मुख्य भूमि है उससे हटकर एक शिलान्यास किया गया, जिसके बाद में बड़ी मात्रा में दंगे हुए। दिसंबर 1989 को आम चुनाव हुए। आम चुनाव का नतीजा क्या हुआ? राजीव गांधी की सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, जिसमें कि एक मुख्य कारण उसका आपका बोफोर्स तोप का जो घोटाला था वो भी था, और इसके साथ में आपका राम जन्मभूमि से संबंधित था। इसके बाद में क्या हुआ? वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, जिसके अंदर बीजेपी भी सहयोगी था, और बीजेपी के इस समय 85 सांसद थे, 85 सांसद थे। इससे पहले जो बीजेपी 1982 में बनी थी, 1984 के समय केवल 2 ही सांसद थे, जो 5 साल में इतना ग्रोथ कर गई, इतना आगे बढ़ गई। जिसके बाद क्या होता है, सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक रथ यात्रा प्रारंभ होती है सारनाथ से अयोध्या के लिए। ये आपकी जो यात्रा है सितंबर को प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन इसको क्या किया गया? 23 अक्टूबर को बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के द्वारा रोक दिया गया और आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। जब आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया, अभी क्या है कि केंद्र सरकार के अंदर लालू प्रसाद भी है, और आपके बिहार के अंदर लालू प्रसाद की सरकार है, और केंद्र की सरकार में आपका बीजेपी भी है, लालू प्रसाद भी है, और लेफ्ट भी है। ये सारे शामिल है वीपी सिंह की सरकार के अंदर। इससे नाराज होकर बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है। अपना समर्थन वापस ले लेती है तो आपकी वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इससे पहले दोस्तों हम वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और चंद्रशेखर की सरकार बनती है, तो आगे बात करेंगे हम चंद्रशेखर की सरकार के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार हम उससे पहले हम एक बार दोस्तों ये आपका मैप देखेंगे, जो आपकी रथ यात्रा का मैप था। ये देखो 25 सितंबर को सोमनाथ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, जो कि गुजरात के बाद आपके महाराष्ट्र के बाद में आपका कर्नाटक के कुछ क्षेत्र के बाद में ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उस समय के जो अब तेलंगाना का हिस्सा है। वापस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद हरियाणा, दिल्ली के बाद में नेशनल हाईवे जो 2 है उससे होते हुए आपकी बिहार से वापस उत्तर प्रदेश और अयोध्या पहुंचनी थी 30 अक्टूबर को। लेकिन इस यात्रा को यहाँ बिहार के अंदर रोक दिया गया। जब इसको बिहार के अंदर रोक दिया गया तो इसके बाद में क्या होता है, आपकी केंद्र की सरकार जो है वीपी सिंह की, वो बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार बनती है और वीपी सिंह की सरकार का अंत हो जाता है। किस कारण से? बीजेपी के समर्थन वापस लेने के कारण। इसी दौरान क्या होता है कि अब यात्रा तो 23 अक्टूबर को रोक दी गई है, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे होते हैं, जिस पे कि मुलायम सिंह यादव गोली चलवा देते हैं। इसके बाद 1991 में आम चुनाव होते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर की सरकार भी कुछ समय के बाद में गिर जाती है, क्योंकि अपना कांग्रेस जो अपना समर्थन वापस ले लेती है। और 1991 में आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव के दौरान प्रचार के समय एलटीटी राजीव गांधी की हत्या कर देती है। हत्या होने के बाद में केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, और यूपी के अंदर कल्याण सिंह की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है। बीजेपी 425 में से 221 विधायक जीतकर आती है। जिसके बाद क्या होता है कि यूपी की सरकार विवादित भूमि 277 एकड़ भूमि को पर्यटन के उद्देश्य से अधिग्रहण करती है और राम जन्मभूमि न्यास को सौंप देती है। जो ये मस्जिद वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को 277 एकड़ को एक्वायर करती है और किसको दे देती है? राम जन्म भूमि न्यास को दे देती है। लेकिन इसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक पाबंदी लगा देता है कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा, परमानेंट इमारत को ही नहीं बनाई जाएगी। 92 में कल्याण सिंह की सरकार हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दोनों को मिलकर आपस में इस पे समझौता करने के लिए या बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए कहती है। ये बातें चल ही रही होती है। दूसरी तरफ वीएचपी अपना धर्म संसद बुलाती है। धर्म संसद बुलाने के बाद में
क्या होता है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, और इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 6 दिसंबर नज़दीक आ जाता है। 6 दिसंबर को क्या होता है कि कार सेवा दिवस से मनाया जाता है। कार सेवा दिवस मनाया जाना है, तो इससे पहले क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है वो आपकी यूपी सरकार से इसके लिए लिखित आश्वासन मांगती है कि किसी प्रकार का कोई भी दंगा या अस्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा, जिसके लिए यूपी की जो सरकार है वो केंद्र सरकार को लिखित आश्वासन देती है कि इस क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वह पुलिस को भी कल्याण सिंह की सरकार एक आदेश देती है कि कार सेवक के ऊपर किसी प्रकार से गोली नहीं चलाई जाएगी, किसी भी कार सेवक के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए 5 दिसंबर की रात को क्या होता है कि ये सभी लोग लखनऊ में इकट्ठे होते हैं। 5 दिसंबर की रात को लखनऊ में इकट्ठे होते हैं, जिसके अंदर बीजेपी और अन्य राजनीतिक जो दल हैं, वीएचपी है, बजरंग दल हैं, और अन्य लीडर जो हैं, इनके बड़े बड़े लीडर इकट्ठे होते हैं। आडवाणी आपके और वाजपेयी जी यहाँ पे अपने जोशीले भाषण देते हैं। इसके बाद में 6 दिसंबर को 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 2 लाख के आसपास कार सेवक 10 बजे अयोध्या या इस विवादित स्थान पर पहुंचते हैं। 12 बजे ये लोग विवादित ढांचे पर, इमारत पर चढ़ जाते हैं। 3:40 पर पहला गुम्बद तोड़ दिया जाता है और 4:55 पर पूरा ढांचा गिरा दिया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि शाम होते होते ये एक अस्थायी मंदिर तक का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद में 6 दिसंबर की रात को या शाम को ही जो आपके कल्याण सिंह की जो सरकार है, जब ये ढांचा गिरा दिया जाता है, तो इसके बाद में कल्याण सिंह 6 दिसंबर को ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देता है। और इस प्रकार से कार सेवक लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर इस इमारत को गिरा देते हैं, जिसके बाद में जिसका परिणाम क्या होता है कि पूरे भारत में दंगे हो जाते हैं, जिसमें मुंबई और आपका गोधरा का जो दंगा है, ये बड़े दंगे थे। काफ़ी समय तक ये दंगे चलते हैं पूरे भारत में, और काफ़ी आतंकी क्रियाएं भी होती हैं जिसमें कि इसका नाम सामने आता है। इन दंगों की जांच के लिए 1993 में एक आयोग बनाया जाता है, गठित किया जाता है, लिबरन आयोग। ये जो अपनी लिबरान आयोग का गठन किया जाता है, लिबरान आयोग अपनी रिपोर्ट जून 2009 को पेश करता है, जिसमें कि 68 लोगों को दोषी ठहराया जाता है या पाया जाता है, जिसकी आगे जाके अपील की जाती है। ये केस अभी भी सीबीआई में चल रहा है। आज 5 अगस्त 2020 को अभी भी ये केस चल रहा है सीबीआई के अंदर। इसके आगे बढ़ के इलाहाबाद हाई कोर्ट 2003 में एक सर्वेक्षण कराता है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, जिसमें पाया जाता है कि जहाँ ये मस्जिद थी, इससे पहले 10वीं 11वीं शताब्दी का एक मंदिर होता था, जिसको तोड़कर या जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन जो ये आपका पुरातत्व विभाग है, ये कहीं भी ये नहीं कहता है कि राम मंदिर था, एक बड़ा मंदिर था, ये जरूर कहता है। इसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है, ये 30 सितंबर 2010 को अपना नतीजा सुनाती है और संपूर्ण विवादित भूमि को 3 भागों में बांट देती है। 1/3 एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 भाग निर्मोही अखाड़े को, और 1/3 भाग वीएचपी या आपके राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, ये केस आपका पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। पहुंचने के बाद में अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस पे सुनवाई आरंभ होती है। 2010 से लेकर 2017 तक इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई जब इसमें आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है कि 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता का आदेश देता है और एक पैनल बनाया जाता है, जिसमें 3 लोगों को शामिल किया जाता है। एक हैं इसमें इब्राहिम कलीफुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, श्री रविशंकर प्रसाद और आपके श्री राम पंचू को इसके अंदर शामिल किया जाता है। तीनों ही मूल रूप से ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ये कुछ समय के बाद में अपने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, ये मध्यस्थता नहीं करा पाते हैं। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय 9 नवंबर
को अपना एक आदेश देते हैं, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि को केंद्र सरकार को देते हुए कहते हैं कि इस पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 माह के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएगी, जो कि इस पर मंदिर का निर्माण कराएगी। इसके ठीक बदले में क्या किया जाता है कि 5 एकड़ भूमि आप वक्फ बोर्ड को दी जाती है अयोध्या के अंदर ही, जिस पे कि क्या मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। तो ये आपका उच्चतम न्यायालय का नतीजा आता है। इसके बाद में जो केंद्र सरकार एक कमेटी गठित करती है, वो कमेटी 5 अगस्त को अपना राम मंदिर के लिए भूमि पूजन प्रोग्राम तय करती है। हाँ तो दोस्तों, ये 5 अगस्त का जो भूमि पूजन प्रोग्राम तय किया जाता है, जिसके में 5 अगस्त को इसमें शिलान्यास किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ये उसके कुछ मॉडल हैं, जिसके अंदर पहले मॉडल और अब के मॉडल में, पहला जो मंदिर का मॉडल था उसके अंदर 2 इमारतों का वर्णन था, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो आप 3 हैं। इसकी लंबाई भी बढ़ा दी गई है, पहले 141 थी, अब इसकी 161 कर दी गई है। इसके साथ में ऊंचाई भी बढ़ा दी है और चौड़ाई भी बढ़ा दी है। पहले जो गुंबद की संख्या थी वो 3 रखी गई थी, लेकिन अब के जो मंदिर है उसके अंदर गुंबद की संख्या जो है वो 5 रखी गई हैं। 1 2 3 4 और एक इसके बैक साइड में देख पाओगे, एक इधर है और एक इधर है। 1 2 3 4 और 2 5। तो इस प्रकार से मेन मंदिर को हटा के 5 गुंबद इसके अंदर रखे गए हैं। तो मॉडल में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।